मॉर्निंग फ्रेंड्स, राज डिफेंस एकेडमी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वीडियो दोनों काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपका। अगला टॉपिक आज एक एंशिएंट हिस्ट्री का आपके सामने लेके आया हूँ मैं, आनंद कुमार। तो पहले पढ़ा हमने इस टॉपिक से पहले वर्धन वंश। वर्धन वंश के बाद दोस्तों जो भारत में एक विस्तार हुआ एक समृद्ध साम्राज्य का, उनमें से कुछ छोटे छोटे राजवंश उभर कर आए दक्षिण भारत में। अब देखिए दोस्तों, आर्यवर्त इस क्षेत्र को तो बोलते हैं, भारत के उत्तर भारत के क्षेत्र को बोलते हैं हम आर्यवर्त, और दक्षिण भारत के क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो जो वर्धन वंश था, पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर भारत से ही सीमित रखा बस। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन, आपने देखा होगा कि नर्मदा नदी के तट पर 644 ईस्वी में एक होल अभिलेख बताता है हमें कि किन्नौर गांव में हर्षवर्धन का सामना पुलकेशिन द्वितीय के साथ में हुआ। अब ये पुलकेशिन द्वितीय कौन था, वो चीज हम आज पढ़ेंगे। अपना साम्राज्य का विस्तार करने की सोची हर्षवर्धन ने दक्षिण की तरफ जाने की। अब दक्षिण की तरफ जाने की हर्षवर्धन ने सोची, पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा दिया और वो अपना साम्राज्य दक्षिणावर्त क्षेत्र में नहीं कर पाया। तो आज पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ये वो छोटे छोटे राजवंश हैं जो दक्षिण भारत में अपना शासन कर रहे थे। आर्यवर्त क्षेत्र में वर्धन वंश की समाप्ति के बाद जो छोटे छोटे शासक थे, शासनकाल जो चल रहा था इनका, ये थे एक सामंत कह लेते हैं इनको, लेकिन एक प्रमुख शासक ना होने के कारण और आर्यवर्त क्षेत्र में हर्षवर्धन को हराने के पश्चात इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इनका जो विस्तार था कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का विस्तार, अब आपको बताता हूं मैं कि ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अगर हम इनके विस्तार को देखते हैं कि ये वंश कहां कहां पर थे, तो दोस्तों इनके जो स्रोत हैं, कुछ मंदिर हैं, इनमें अभिलेख हैं। अब हम उनको खाली अंदाजा लगाने से ही हम क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव को मतलब कि टिक कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, अगर भूल भी गए तो मैं आपको ज्योग्राफिकली विस्तार बताऊंगा इनका कि ये कहां कहां पर थे। सबसे पहला पॉइंट यही है कि इनका विस्तार, उससे पहले कि हमें इन प्रमुख राजवंशों का क्रम याद होना चाहिए सही। जैसे कि इससे पहले आपने देखा था कि एक वंश समाप्त होने के बाद में और दूसरे प्रमुख वंश के स्टार्ट होने से पहले कि बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें कुछ ये विदेशी आक्रमणकारी भारत आए। उनमें से उनका जो सही क्रम था वो एक बार एक राजस्थान में जेईई के एग्जाम में एक बार वो क्वेश्चन पूछा गया था, और क्रमानुगत उन वंशों को लगाओ आप। तो सबसे पहले कौन आया था, हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी के बाद में पहलव, पहलव के बाद में शक, और शक के बाद में कुषाण। तो ये क्वेश्चन क्रमानुगत आया हुआ है एक, या फिर सही मिलान करिए, ऐसे करके एक क्वेश्चन हमें यही देखने को मिल जाता है। तो इसका जो वंश थे, ये प्रमुख राजवंश दक्षिण भारत के, इनमें सबसे पहले आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश के बाद में आता है चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश की दोस्तों दो शाखाएं थी, एक तो वातापी के चालुक्य और एक बेंगी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य थे, इसको हम बादामी के चालुक्य भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम राष्ट्रकूट और फिर कल्याणी के चालुक्य। तो चालुक्यों की तीन प्रमुख शाखाएं थी, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश। अब इनका जो विस्तार था हमारे भारत में दक्षिणावर्त क्षेत्र में, वो कैसे था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्लव वंश को। तो जो पल्लव वंश था दोस्तों, ये जो साम्राज्य का विस्तार था, ये था पल्लव वंश। पल्लव वंश के बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य। तो ये जो क्षेत्र था ये था वातापी के चालुक्य। उसके बाद आते हैं हम बेंगी के चालुक्य, बंगाल की खाड़ी के नजदीक। तो ये जो राजवंश था ये था बेंगी के चालुक्य। और राष्ट्रकूट ये थे दक्षिण के मध्य में। तो ये जो इनका एरिया था, ये था
राष्ट्रकूटों का। जो त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे ज्यादा भाग लेते हैं वही राष्ट्रकूट। मगध के उत्कर्ष में भी इसका जिक्र आता है। सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं चालुक्यों की तीसरी शाखा कल्याणी के चालुक्य। कुछ हिस्सा गुजरात का, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का और कुछ हिस्सा एमपी का। तो ये जो शाखा थी चालुक्यों की, ये थी कल्याणी के चालुक्य। तो दोस्तों ये जो विस्तार है, ज्योग्राफिकल विस्तार है, ये भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग इनका राज्यों का, प्रमुख राजवंशों का ये विस्तार था इनका। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि जो विस्तार हुआ, विस्तृत हुआ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का, ये हमें इतिहास में देखने को मिलता है दोस्तों छठी से 12वीं शताब्दी के मध्य। 12वीं शताब्दी के मध्य हमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश मिलते हैं, छठी से 12वीं शताब्दी के मध्य। अब जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश की शुरुआत हुई कब? टाइम पीरियड 575 से और 600 ईस्वी का जो कार्यकाल था, वो शासनकाल था, वो था पल्लवों का दक्षिण भारत में। तो जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश के संस्थापक वो थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश की जो नींव रखी थी वो थे संस्थापक सिंह विष्णु। इसने अपनी राजधानी कांची को बनाया, जो वर्तमान में आज जिसको हम कांचीपुरम के नाम से भी जानते हैं। तो कांची को इसने अपनी राजधानी बनाया। अब जो ये सिंह विष्णु था दोस्तों, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जैसे वर्धन वंश में हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे हर्षवर्धन, ऐसे ही सेम कि जो संस्थापक था सिंह विष्णु, शासक था जो, वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब जो इसमें हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है मैंने कि साहित्यिक स्रोत, तो इतिहास का, प्राचीन इतिहास की जब जानकारी जो मिलती है हमें दोस्तों, वो मिलती है या तो साहित्यिक स्रोतों से, या अभिलेखों से, और या उपनिषद से। तो साहित्यिक स्रोत में हम किसको रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं साहित्यिक स्रोतों को? कि जो पुस्तक लिखता है, जो पढ़ाई लिखाई के, मतलब कि पढ़ाई के अपने क्षेत्र में रहता है, निपुण होता है अपने क्षेत्र में, कविता लिखने में, पुस्तक लिखने में, नाटक लिखने में, नाट्य रचना में, वो आते हैं सभी साहित्यिक स्रोतों में। तो दोस्तों यहां से एक पुस्तक मिली हमने, कौन सी? किरातार्जुनियम। जो किरातार्जुनियम पुस्तक थी, ये लिखी थी सिंह विष्णु के दरबारी भारवी ने। ये जो भारवी था, ये सिंह विष्णु के दरबार में रहता था और इसने एक पुस्तक लिखी किरातार्जुनियम। इस पुस्तक में इसने पल्लव वंश के सभी शासकों के शासनकाल की प्रशंसा की है, बढ़ा चढ़ाकर बताया है पल्लवों को इसने। तो इसकी जो पुस्तक है, ये ऑब्जेक्टिव की तरफ से ये एक क्वेश्चन बनता है, ये किरातार्जुनियम के लेखक कौन थे? भारवी, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अब पल्लवों के वो शासक जिसने अपने साम्राज्य को सबसे ज्यादा विस्तार किया, विस्तृत किया, जिसने, वो प्रमुख शासक हुए पल्लवों के नरसिंह वर्मन प्रथम। जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे दोस्तों, इन्होंने अपने साम्राज्य को, पल्लव वंश को एक सुदृढ़ तरीके से बढ़ाया इन्होंने। तो इनका जो कार्य था नरसिंह वर्मन प्रथम का, वो था महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब बीच में मैंने एक शब्द लिखा हुआ है इसमें, एकाश्रम। आपको अगर रथ मंदिर भी ना मिले तो पेपर में आपको लिखा मिलेगा महाबलीपुरम का एकाश्रम मंदिर। एकाश्रम मंदिर का मतलब कि इस मंदिर के निर्माण कार्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्थर का यूज हुआ था, इसलिए इतिहासकारों ने इसका नाम दिया एकाश्रम मंदिर। एकाश्रम मतलब एक ही पत्थर से, एक ही क्वालिटी के पत्थर से पूरा मंदिर बना हुआ है ये, इसलिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर को कहा गया एकाश्रम मंदिर। अब इसने क्या किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अब एक उपाधियां होती हैं, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि, महाराज की उपाधि,
वातापी कोंड की उपाधि या विक्रमादित्य की उपाधि, ये उपाधियां होती हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अब दोस्तों देखिए, अब यहां पे एक ही लाइन में 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इनको हम कैसे खोजेंगे? नाम से ही पता लग रहा है वातापी, मतलब इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, मतलब इसने वातापी के चालुक्य के, वातापी के चालुक्य के जो शासक थे पुलकेशियन द्वितीय, इन्होंने पुलकेशियन द्वितीय को पराजित किया। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया, मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशियन द्वितीय के साथ युद्ध किया और पुलकेशियन द्वितीय को मार डाला। वही पुलकेशियन द्वितीय जो हर्षवर्धन को पराजित करता है। अब दोनों में जो अभिलेख आएगा वो सेम होगा। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भी हमने पढ़ा था ए होल अभिलेख, और इसके शासनकाल में भी हम पढ़ेंगे ए होल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का। ठीक है, किसने लिखवाया था? रवि कीर्ति ने लिखवाया था, या कुछ पुस्तकों में उसको कीर्ति वर्मन में भी लिखा हुआ है कि ए होल अभिलेख के रचयिता कीर्ति वर्मन, रवि कीर्ति, दोनों नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। अब ह्वेनसांग को हमने पढ़ा था किसमें? ह्वेनसांग को हमने पढ़ा था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। ये कहलाए इतिहासकारों द्वारा यात्रियों के राजकुमार। इनकी एक प्रमुख रचना भी थी। क्या करने के लिए आए थे भारत में? ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 634 से 644 तक हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, जिसका वर्णन इसने किया किसमें? अपनी पुस्तक सी यू की में। ठीक है, चीनी यात्री थे, यात्रियों का राजकुमार। इसी के शासन काल में ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में भ्रमण के लिए गए थे। कौन? ह्वेनसांग। अब इसके बाद जो शासक बना वो आया इसी वंश में नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब जो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय था, इसकी सिर्फ एक रचना याद रखते हैं हम, जो कि ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं इसकी, कि जब नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, इसी मंदिर के निर्माण से भारत में द्रविड़ शैली का उदय हुआ। किस शैली का उदय हुआ दोस्तों? द्रविड़ शैली का उदय हुआ। कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से भारत में द्रविड़ शैली का उदय हुआ। किसके द्वारा हुआ ये? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। अब जो पल्लव वंश के बाद में, अब पल्लव वंश में हम सिर्फ इतना याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रमुख शासक जो था इसका वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी नाम से ये निकल के आ रहा है कि वातापी के चालुक्य, कि चालुक्यों के शासक पुलकेशिन द्वितीय को इसने हराकर, मारकर और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके स्थापना के बाद दक्षिण भारत में या पूरे भारत में ही द्रविड़ शैली का उदय हुआ। इसके बाद में जो हम देखते हैं वो आते हैं वातापी के चालुक्य। अब आपको वातापी के चालुक्यों के बारे में आधा तो आपको इसी वातापी कोंड में पढ़ा दिया दोस्तों आपको, जो कि क्वेश्चन भी वहीं से ही बनता है। वातापी के जो चालुक्य थे, वातापी के चालुक्यों की शाखा जो थी वो थी ये। वातापी के चालुक्य के जो संस्थापक थे, इन्हें, उससे पहले आपको बताता हूं कि इन्हीं को ही हम बोलते हैं बादामी के चालुक्य भी। वातापी के चालुक्यों को ही कुछ पुस्तकों में दिखाया गया है बादामी के चालुक्य। इनके जो संस्थापक थे वो थे जयसिंह। जयसिंह ने इस चालुक्य वंश की वातापी की जो शाखा थी इसकी नींव रखी थी, और इनकी जो राजधानी थी वो थी वातापी, एक जगह का नाम वातापी, जो कि वर्तमान में बीजापुर के नजदीक है। इसी शाखा के जो प्रमुख शासक थे वो थे
पुलकेशियन द्वितीय, जो कि आपको बता दिया। पुलकेशियन द्वितीय, अब इसका जो युद्ध था हर्षवर्धन के साथ में भी युद्ध पुलकेशियन द्वितीय का, और नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ में भी युद्ध, वो उसकी जानकारी हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख किसका है दोस्तों? रवि कीर्ति का। ऐहोल अभिलेख भी प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री का एक स्रोत है, जो कि हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है अभिलेख। तो किस में आएगा? ये एक स्रोत है। ये ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? ये रवि कीर्ति ने। ऐहोल अभिलेख मिला कहां से हमें? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर हमें मिला ऐहोल अभिलेख। गुजरात में किन्नौर गांव में नर्मदा नदी के तट पर हमें मिला ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है चालुक्यों की जो वातापी शाखा थी, इसकी जानकारी, पुलकेशियन द्वितीय की जानकारी और हर्षवर्धन की जानकारी, नरसिंह वर्मन प्रथम की जानकारी ऐहोल अभिलेख से। इसी ऐहोल अभिलेख को इतिहासकारों द्वारा मंदिरों का नगर कहा गया है। मंदिरों का नगर किस अभिलेख को बोलते हैं? ऐहोल अभिलेख को हम मंदिरों का नगर बोलते हैं। वातापी के चालुक्यों से जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो यही हैं, इंपॉर्टेंट है अपना पुलकेशियन द्वितीय। इसके बाद जो चालुक्यों की जो शाखा थी, दूसरी शाखा, वो थी बेंगी के चालुक्य। जो बेंगी के चालुक्य थे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो बेंगी के चालुक्य थे ये, कि एक घर से दो भाइयों का अलग होना, तो एक के ये हिस्से में और एक के ये हिस्से में, इन्होंने कोई युद्ध वगैरह नहीं लड़ा इन्होंने, ठीक है। तो जो विष्णुवर्धन थे, इसके संस्थापक बताए जाते हैं, ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने चालुक्यों की इस शाखा को जीता था। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्यों की इस शाखा को जीता था। उसी के समकालीन थे विष्णुवर्धन। तो उन्होंने चालुक्यों की ये जो शाखा थी, बेंगी के चालुक्य, महानदी के समीप, किसके समीप? महानदी के समीप, इसको दान में दे दिया, या इसको उपहार के तरीके से दे दिया। किसको? विष्णुवर्धन को सौंप दिया। और ये यहां पर राज करने लगे और नजदीक के सामंतों से टैक्स वसूलने लगे। इनकी जो राजधानी थी वो बेंगी थी, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश का एरिया है। प्रमुख जो शासक थे इस वंश के, वो हुए विजयादित्य तृतीय, विजयादित्य थर्ड। और जिसका जो सेनापति था, ये एक बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है दोस्तों, कि विजयादित्य थर्ड का जो सेनापति था वो कौन था? पंडरंग। ये एक बार क्वेश्चन देखने को मिला था, पंडरंग इसका सेनापति हुआ करता था। अब जो यहां से सोचने की बात है वो ये है कि जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश का विस्तार किन नदियों के मध्य था? तो दोस्तों, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के मध्य जो वंश था दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश, वो था पल्लव वंश। और एक जिक्र किया मैंने नदी का, महानदी, जिसके समीप जो वंश था वो था चालुक्यों की बेंगी शाखा। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हमने 3 शाखाओं को पढ़ा। इनकी 3 शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा। 2 बचती हैं, राष्ट्रकूट और कल्याणियों की, चालुक्यों की एक शाखा कल्याणी, जो कि गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में विस्तृत थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वंश को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।